18वीं व 19वीं शताब्दी के दौरान दुनिया के जितने भी देश औपनिवेशिक चंगुल से आज़ाद हुए, उनकी आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान उनके अखबार और पत्रिकाओं का रहा, जिसके माध्यम से वे जनता को एकत्रित करने का प्रयास करते थे। चाहे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो या अमेरिकी क्रांति, सभी देशों के आंदोलन में अखबार व पत्रिकाओं आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन वक्त ने जैसे जैसे रफ्तार पकड़ा, वैसे वैसे संचार के माध्यम बदलने लगे। लेकिन 20वीं सदी के मध्य तक टीवी, रेडियो इत्यादि का एक व्यापक प्रसार हुआ, जिसके माध्यम से दुनिया में चल रहे हलचल को लोगों ने देखा और सुना। 21वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया के सामने आ चुका था, जिसने आम जन की अभिव्यक्ति को घर घर पहुंचाने का काम किया। जिस तरह से शुरुआती दौर में अखबार और पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही, उसी तरह से अब सोशल मीडियाई प्लेटफॉर्म ने जनसमूहों को जुटाना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में 17 दिसंबर 2011 को अफ्रीका के एक उत्तरी देश ट्यूनीशिया में फेसबुक पर एक वीडियो वायरल होना शुरू होता है। इस वायरल वीडियो ने एक क्रांति को जन्म दिया, जिसकी लहर ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, यमन, सीरिया व बहरीन जैसे देशों में जा पहुंची, जिसमें वर्षों से चली आ रही तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका। इस घटना को दुनिया ने अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति और फेसबुक रेवोल्यूशन का नाम दिया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या थी वह घटना जिसके कारण अरब देशों में इतने व्यापक परिवर्तन देखने को मिले। क्या कारण थे अरब क्रांति के? ट्यूनीशिया के एक 26 वर्षीय शख्स मोहम्मद बौअज़िज़ी, जो अपने आर्थिक तंगी से परेशान था। बचपन में ही पिता की मृत्यु के बाद से परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब उस पर आ चुकी थी। किसी तरह से वह फल बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आए दिन पुलिस के दुर्व्यवहार से वह तंग आ चुका था। एक दिन वो टाउन हॉल के सामने एक दुकान के लाइसेंस के लिए सरकारी कार्यालय में आवेदन करता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जाती। बौअज़िज़ी जहां अपना रेडी लगाता था, वह अब किसी और ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया था। इस चीज़ को लेकर इन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई। ऑफिसर्स के तानाशाही रवैये और इस मुद्दे को लेकर सरकारी तंत्र की उदासीनता ने बौअज़िज़ी को हताश और निराश कर दिया। गुस्साए बौअज़िज़ी ने अपने सामने कोई रास्ता खुला न देखकर टाउन हॉल के सामने खुद पर कैरोसिन छिड़ककर आग लगा लेता है। बौअज़िज़ी के चचेरे भाई अली ने इस घटना का वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो बहुत ही वायरल हो चुकी थी। यह वह आग थी जिसने अरब देशों को झुलसा कर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये घटना से पहले अरब देशों का माहौल कैसा था। 20वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश अरब देशों में तानाशाही थी। ट्यूनीशिया के जैनुल आबिदीन बेन अली 1987 से सत्ता में थे। मिस्र के नेता होस्नी मुबारक, जो 1980 से सत्ता में थे। मुअम्मर अल-गद्दाफ़ी 42 वर्षों से लीबिया के सत्ता पर काबिज था। दूसरा कारण है बेरोज़गारी। 2008 में उत्तरी अफ्रीका में बेरोज़गारी दर 25% तक पहुंच गई थी। वहीं विश्व स्तर पर बेरोज़गारी दर 15% से भी कम थी। अधिकांश ग्रेजुएट युवक टैक्सी चलाकर, मजदूरी कर कर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। तीसरा कारण है भ्रष्टाचार। आर्थिक कठिनाइयों को सहन किया जा सकता है यदि आप यह सोचते हैं कि आने वाला कल बेहतर होगा, लेकिन अरब देशों में ऐसा नहीं था। आम लोगों को किसी भी प्रकार के काम कराने के लिए सरकारी ऑफिसर्स का जेब गर्म करना पड़ता था। इन देशों ने क्रोनी कैपिटलिज्म को जगह दिया। क्रोनी कैपिटलिज्म का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें बिजनेस की सफलता बाजार की शक्तियों पर नहीं, राजनीतिक वर्ग और व्यापारिक वर्ग के साठगांठ पर निर्भर करती है। और वहीं जनसंख्या की बात करें तो 1975 से 2005 के बीच अरब देशों की जनसंख्या दोगुनी से बढ़कर 314 मिलियन तक हो गई थी। तो ऐसी कुछ स्थिति थी अरब देशों की, और इसमें विस्फोट का काम बौअज़िज़ी के मौत ने कर दिया। ट्यूनीशिया में जब यह घटना घटी तो उस समय ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति जैन उल आबिदीन बेन अली थे, जो तकरीबन 24 सालों से शासन में थे। 4 जनवरी 2011 को बौअज़िज़ी की मौत के बाद 6 जनवरी को लगभग 95% ट्यूनीशियन जनसंख्या प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर चुकी थी। बौअज़िज़ी के आत्मदाह के वायरल वीडियो ने पूरे सरकारी तंत्र को हिलाकर रख दिया था। जल्द ही सेना को प्रदर्शन कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। 13 जनवरी 2011 को बेन अली टेलीविज़न के माध्यम से आगामी चुनाव में न खड़े होने की बात कहता है और जनता को कुछ रियायत जैसे इंटरनेट में ढील, लाइव फायरिंग बंद और खाद्य सामग्री की कीमतों को घटा देता है। पर इन सब बातों का जनता पर कोई असर नहीं हुआ। प्रदर्शन और भी ज़्यादा उग्र हो जाता है। जनता के आक्रोश को देखकर मजबूरन 14 जनवरी को बेन अली 6 महीने का आपातकाल की घोषणा करता है और बेन अली अपने परिवार के साथ सऊदी अरब भाग जाता है।
इस घटना के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, लेकिन ये भी हफ्ता भर के भीतर भंग हो जाता है। 23 अक्टूबर 2011 को पहली बार ट्यूनीशिया में मतदान करवाकर लोकतंत्र को बहाल कर दिया जाता है। तो ये रही ट्यूनीशिया की कहानी। अब आते हैं लीबिया पर। बouaziज़ी की मृत्यु के बाद ट्यूनीशिया में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस वक्त लीबिया में क्या हालात थे। दरअसल लीबिया की कहानी थोड़ी दिलचस्प है। उस वक्त लीबिया में शासन मोहम्मद अल गद्दाफ़ी का था। उमर अल गद्दाफ़ी तकरीबन 40 वर्षों से लीबिया का राष्ट्रपति था। ट्यूनीशिया में सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को देखकर लीबियाई लोगों ने भी बेरोजगारी, गरीबी व लोकतंत्र जैसे मुद्दे को लेकर तानाशाह गद्दाफ़ी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल यह प्रोटेस्ट तब शुरू होता है जब 15 सितंबर 2011 को एक मानवाधिकार वकील फैती तबरेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना से गुस्साई जनता प्रदर्शन पर उतर आती है। गद्दाफ़ी पद छोड़े और राजनीतिक कैदी आज़ाद हो, यह प्रदर्शनकारियों के प्रमुख मांगे थी। प्रतिक्रिया में सरकार लीबिया के कई शहरों में इंटरनेट बंद कर देती है। 22 फरवरी 2011 को गद्दाफ़ी एक उग्र भाषण देता है और प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही करार देता है। अपने समर्थकों को इनसे लड़ने को कहता है, पद छोड़ने का विरोध भी करता है। प्रदर्शनकारियों को अल-कायदा का एजेंट बताता है और सैनिक कार्यवाही का आदेश दे देता है। लेकिन पहली बार यहाँ वायुसेना के 2 पायलट सरकारी आदेश की अवहेलना कर अपने प्लेन को बेगानसी ले जाने के बजाय माल्टा ले जाते हैं। यहाँ सेना विपक्ष का पक्ष लेती है। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे थे। दरअसल विदेशी जनता अभी भी लीबिया में फंसी थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कदम उठाने से पहले विदेशी जनता को निकालना जरूरी था। 25 फरवरी 2011 को त्रिपोली में जुमे की नमाज पढ़ के लौटने पर प्रदर्शनकारियों पर गोली की बौछार कर दी जाती है। इस घटना के बाद 26 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद लीबिया में हथियारों को प्रतिबंधित कर देता है और गद्दाफ़ी की संपत्ति को फ्रीज कर देता है। 28 फरवरी 2011 को अमेरिका लीबिया के संपत्ति में से 30 बिलियन को फ्रीज कर देता है। 27 मार्च को लीबिया में नाटो की हवाई हमला शुरू होता है और 30 अप्रैल 2011 को त्रिपोली के एक घर में नाटो का हवाई हमला होता है, जिसमें गद्दाफ़ी का एक बेटा और 3 पोती मारे जाते हैं। यह वीडियो उसी घटना का है जब नाटो ने त्रिपोली के एक घर में हवाई हमला किया था। ऐसी आशंका थी कि इसमें अल गद्दाफ़ी भी मारा गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। क्षेत्रीय विद्रोही दल बेगानसी में आपस में मिलकर ट्रांजिशनल नेशनल असेंबली यानी TNC का गठन करते हैं, जिसे 15 सितंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा लीबिया लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता मिल जाती है। इन्हीं ग्रुपों द्वारा 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफ़ी को एक पुलिया के नीचे से निकालकर मार दिया जाता है। यहीं से गद्दाफ़ी की कहानी का दी एंड होता है। अब आते हैं मिस्र पर। मिस्र के तानाशाह थे होस्नी मुबारक। 17 जनवरी 2011 को सरकार के विरोध में एक व्यक्ति आत्मदाह कर लेता है। लोग सड़क पर उतर आते हैं और प्रदर्शन उग्र हो जाता है। लीबिया की तरह ही यहाँ के सेना के द्वारा प्रदर्शनकारियों का पक्ष लिया जाता है। गुस्साई भीड़ से डरकर होस्नी मुबारक 11 फरवरी 2011 को इस्तीफा देकर सत्ता सैनिक के हाथों में सौंप देता है। 2012 में मुर्सी की मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी सरकार चुनी जाती है। अगले ही वर्ष सेना द्वारा तख्ता पलट करके अब्दे फतेह अल सीसी सेना शासन में आ जाता है। वहीं अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद थे। दरअसल बशर अल असद एक डॉक्टर भी थे, इसलिए 6 फरवरी 2011 को कुछ छात्रों द्वारा सीरिया के एक स्कूल के दीवार पर अब तुम्हारी बारी डॉक्टर लिखकर टैग करते हैं। जल्द ही इन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। धीरे धीरे यहाँ भी प्रदर्शन सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ती है। कुछ ऐसा ही यमन, सूडान, बहरीन और सऊदी अरब में होता है। सऊदी अरब में 6 मार्च को सिया लोगों के प्रदर्शन के बाद सरकार प्रदर्शन को प्रतिबंधित कर देती है। जो घटना ट्यूनीशिया में घटी, वैसी घटना और प्रदर्शन सऊदी अरब में न देखने को मिले। इससे निपटने के लिए सरकार ने जनता को कुछ रियायतें प्रदान करती है। जैसे 15 सितंबर 2015 को किंग अब्दुल्ला महिलाओं को वोट और चुनाव में खड़े होने का अधिकार देते हैं। सूडान में भी 11 अप्रैल 2019 को सेना राष्ट्रपति उमर अल बशीर के 30 साल के शासन को जनता ने समाप्त कर दिया। तो कुछ ऐसी थी अरब क्रांति की कहानी, जो एक फेसबुक के वीडियो से शुरू होकर पूरे अरब देशों में फैल जाती है। अब इस घटना को हुए 12 साल बीत चुके हैं। क्या बदलाव आए अरब देशों में? क्या अरब क्रांति सफल रहा? वाशिंगटन पोस्ट में छपे एक लेख द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ अरब स्प्रिंग के मुताबिक अरब स्प्रिंग का कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिला। विरोध में जगाई गई उम्मीद कहीं गायब सी हो गई है, लेकिन अशांति हमेशा की तरह अभी भी तीव्र है। इस्लामिक स्टेट के उदय ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। अरब के कई देशों में गृहयुद्ध जैसी स्थिति अभी भी है।
ट्यूनीशिया में लोकतंत्र है, लेकिन बouazizi के मौत के समय वहाँ की बेरोजगारी दर 11% थी और अब वह 16% हो चुकी है। तो क्या बदला इन सालों में? प्रशासन बदला, लेकिन शासन का तरीका अभी भी वही है।